बेटा वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो होते ही है, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से कोई क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो जाती। देयर इज ए थर्ड प्रॉपर्टी आल्सो कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर तब होगी अगर वो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करती है, विच ओबेस वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से वेक्टर नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम वेक्टर्स की बात करेंगे बेटा। यहाँ ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन तो चाहिए बट वेक्टर एडिशन भी होना चाहिए वैलिड। बेटा वेक्टर्स में एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा पोर्शन रहता है कि वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे पता करना है। जैसे ये अगर एक वेक्टर गिवन है और ये दूसरा वेक्टर है, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। मैं सिर्फ मार्क करके बताना है कि थीटा कौन सा होगा। तो बेटा इन दोनों के बीच में अगर मैं बोलूं ये एंगल है तो ये गलत होगा। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में ये एंगल नहीं है। अगर ये ए और बी दो वेक्टर्स हैं तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो यहाँ पे देखना है ना, वो ये नहीं होगा। वो एंगल कहाँ होगा पता है? हम क्या करते हैं बेटा, वेक्टर्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, किसी भी वेक्टर को आप पैरेलल मूव कर सकते हो। व्हेन ए वेक्टर इज मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट रिमेन्स सेम। जब भी हम किसी वेक्टर को उसके पैरेलल मूव करते हैं तो वेक्टर जो है वो सेम रहता है। पता नहीं है तो अगर ये ए वेक्टर है ये भी ए वेक्टर ही होगा, बिकॉज लेंथ सेम रखी, डायरेक्शन सेम है। सो ए और बी के बीच में ये वाला एंगल तो नहीं है, दिस इज रॉन्ग, बट ए और बी के बीच में ये वाला एंगल होगा। ठीक है, नॉट दिस। ये और बी के बीच में एंगल है। जब भी एंगल देखना है ना दो वेक्टर्स के बीच में, जिस भी पॉइंट पे देखना है उस पॉइंट पे या तो दोनों की टिप्स होनी चाहिए या दोनों की टेल होनी चाहिए। टिप और टेल, बोथ टिप्स और बोथ टेल्स। ठीक है, जैसे अगर मैं ए वेक्टर को यहाँ से हटा दूं, सो आई कैन रिमूव इट फ्रॉम हेयर। एक्चुअली यहाँ था, आई कैन मेक इट हेयर। ठीक है, व्हेन ए वेक्टर इज मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट रिमेन्स सेम। किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल मूव करते हैं तो वो वेक्टर सेम रहता है। तो ये है वेक्टर्स के बीच में एंगल। जब हम किसी वेक्टर को 180 डिग्री से डिस्प्लेस करते हैं, जैसे सपोज करो कि ये एक वेक्टर है ए, यहां बनाता हूं, ये एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। ये वेक्टर है बी। सो इफ आई मेक ए वेक्टर लाइक ये बी है और मैं इसको 180 डिग्री से शिफ्ट कर दूं। 180 डिग्री से शिफ्ट करने का मतलब ये है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं। ऐसे था तो मैं इसको ऐसे कर दूं। अगर यहां पर ये वेक्टर बी है, here it will be माइनस बी। ये ए वेक्टर है, ए और बी के बीच में बेटा अगर एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच में 180 माइनस थीटा। ठीक है, दो चीजें हैं बेटा यहाँ हमने नोट करनी। किसी भी वेक्टर को पैरेलल मूव करते हैं वो सेम रहता है। व्हेन ए वेक्टर is moved parallel to itself it remains same। एंड दूसरा ये है when a vector is turned through 180 degree,
it becomes negative of itself. और तीसरा पॉइंट क्या बता दिया कि इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी is theta, then angle between A and minus B will be 180 minus theta. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं बेटा रिलेटेड टू वेक्टर्स. वेक्टर एडिशन की बात करेंगे हम डायरेक्ट, क्योंकि वेक्टर एडिशन सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है. वेक्टर एडिशन में हम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं. इफ वी हैव वेक्टर ए, अनदर वेक्टर बी, एंड दीज वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, यहाँ बनाओ या बी यहाँ बनाओ, ए यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, इट्स वन एंड द सेम थिंग. तो इन दोनों वेक्टर्स का ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड वेक्टर लाइक दिस. और इस तीसरे वेक्टर को बोलते हैं रिजल्टेंट. किसका रिजल्टेंट? ए और बी का रिजल्टेंट, या बी और ए का रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय आर. ए और बी के बीच में जो एंगल है वो थीटा, यहां भी बना सकते हो, यहां भी बना सकते हो. आर और ए के बीच में जो एंगल है दैट इज अल्फा. ठीक है, अगर आपको a माइनस बी पता करना होगा तो सिंपली क्या करते हैं, इसी वेक्टर का, जैसे ये b वेक्टर है, इसी का नेगेटिव यहां ले लो, या फिर इधर से ये b है तो माइनस बी यहां होगा. ठीक है, एक ही डायग्राम में देख लो, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी. तो ये है माइनस बी वेक्टर. If this is minus b vector, this angle will be 180 minus theta. ठीक है, ये अगर माइनस b है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा that will be here. अगर इसे r से रिप्रेजेंट किया है, we can represent it by r dash. बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है बस. सो इसलिए हम वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ देख रहे हैं. अभी तो देखना भी पड़ेगा हमें बिकॉज ऑफ द टाइम. सो वी से कि आर वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड आर डैश वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, which means r dash equals to a minus b. r का जो मैग्नीट्यूड होगा, पहले हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. इस एंगल को बीटा ले लो. मैग्नीट्यूड ऑफ r will be equal to magnitude of a plus b, एंड उसका आपको एक्सप्रेशन याद है सभी को, a square plus b square plus 2ab cos theta. Magnitude of a minus b या magnitude of r dash is equal to square root of minus 2ab cos theta. tan alpha जो है डायरेक्शन के लिए हम tan alpha बोलेंगे, that is equal to b sin theta डिवाइडेड बाय a प्लस बी cos थीटा. और tan बीटा जो है, जो r डैश की डायरेक्शन दे रहा है, दैट वुड बी b sin थीटा. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a माइनस बी cos थीटा. कैसे आ गया? ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, जहां थीटा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन में जहां हमने थीटा लिखा, सब्ट्रैक्शन में वही 180 माइनस थीटा लिख देंगे. साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, बट cos of 180 minus theta जो है that is minus cos theta. So this is addition and subtraction both together in one single frame. Now see, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, सिंपल क्वेश्चन है वैसे, ये आपको तो याद ही रखना है कि अगर कभी a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम हो,
अगर a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका मतलब होगा इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा ये भी जीरो हो जाएगा फैक्टर और ये वाला फैक्टर भी जीरो बन जाएगा। सो दिस विल बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस विल आल्सो बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब थीटा 90 होता है tan अल्फा क्या बनेगा, b बाई ए, tan बीटा क्या बनेगा, b बाई ए। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो tan अल्फा और tan बीटा भी आपस में बराबर है और वो होगा b बाई ए। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसी में आगे देखो, दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, पहले हम एडिशन की बात करते हैं। बेटा जब हम एडिशन की बात करेंगे, वी राइट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जिसे हम बोल रहे हैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेटा आपको कल भी बताया मैंने कि cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो अगर हम cos थीटा की वैल्यू यहाँ 1 डाल दें तो r की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देन स्क्वायर रूट भी है, r की मैक्सिमम वैल्यू आएगी a प्लस बी, और r की जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट इज a माइनस बी। इसलिए ये याद रखो कि a प्लस बी वेक्टर्स जो हैं इनका जो रिजल्टेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी होती है। ये देखो ये वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है और ये उनके मैग्नीट्यूड्स का सम है, और मिनिमम वैल्यू a माइनस बी होती है। कोई भी वैल्यू a माइनस बी से नीचे नहीं और कोई भी वैल्यू a प्लस बी से ऊपर नहीं होती। ठीक है, डायरेक्शन क्या है देखो, डायरेक्शन कैसे लोकेट करेंगे बेटा, अगर ये मेरे पास एक वेक्टर a है और ये b, ये थोड़ा सा बड़ा कर देगा, तो ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, इन दोनों का ये रिजल्टेंट होगा। अगर a का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये रिजल्टेंट a के साथ कम एंगल बनाएगा, और अगर b का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये रिजल्टेंट b के साथ छोटा एंगल बनाएगा। रिजल्टेंट कहाँ बड़ा एंगल बनाएगा कहाँ छोटा एंगल बनाएगा वो डिपेंड करता है कि कौन से वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बढ़े। जैसे इस सिचुएशन के हिसाब से यहाँ सामने सामने दिख रहा है कि a वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है कि a जो वेक्टर है उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ b। सो वी से कि if we have this as a vector, this is b vector, this is r vector, ये एंगल जो है दोनों के बीच में a और b के बीच में जो एंगल है वो थीटा, और r और a के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है। तो यहाँ हम बोलेंगे अगर a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है तो बेटा जो अल्फा होगा दैट विल बी लेस देन थीटा बाय 2, मतलब सेंटर से a की तरफ इंक्लाइंड होगा ये। अगर a का मैग्नीट्यूड कम है एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो ये वेक्टर जो मेरा r था ये सेंटर से ऊपर होगा, फिर मतलब यहां नहीं होके थोड़ा इधर होगा, विल मेक ए स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल विल बी विद b। तो इस केस में जो अल्फा होगा, अल्फा विल बी ग्रेटर देन थीटा बाय 2। लेकिन अगर a और b दोनों बराबर हैं वेक्टर्स, अगर a और b दोनों वेक्टर्स बराबर हैं तो अल्फा विल बी इक्वल टू थीटा बाय 2। ठीक है, अल्फा विल बी इक्वल टू थीटा बाय 2। नेक्स्ट देखो फिर इसमें क्या है, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास देखो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, अगर कंडीशन है इफ a वेक्टर और b वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड a के बराबर है, देन a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड बी इक्वल टू 2a cos थीटा बाय 2, एंड a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा
that would be 2a sin theta by 2. a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होता है 2a cos थीटा बाई 2 और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड होता है 2a sin थीटा बाई 2. यहाँ आप कुछ रिजल्ट्स डायरेक्टली याद रख सकते हो, जैसे अगर इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 2a, और a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है पता चल रहा है, a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट वुड बी इक्वल टू 0. a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 2a कैसे आया, बिकॉज अगर थीटा 0 होगा cos 0 इज 1 sin 0 इज 0. अगर थीटा, ये आप खुद कर सकते हैं बेटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा 2a इंटू कॉस 60 बाई 2, कॉस 30 हो गया, कॉस 30 होता है कितना, √3/2, तो आंसर आ जाएगा आपका a √3. और यहाँ a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ये कितना बनेगा, 2a sin 30, sin 30 तो 1/2 होता है, इट विल बी इक्वल टू a ओनली. अगर a और b दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, उनका जो सब्ट्रैक्शन a माइनस बी का जो रिजल्टेंट हो मैग्नीट्यूड होगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड बी इक्वल टू a ओनली. a प्लस b का मैग्नीट्यूड होगा a √3. इफ थीटा इज 90 डिग्री तब a प्लस b विल बी इक्वल टू a √2, क्योंकि cos 90 बाई 2 हो जाएगा. सोचो cos 45 1/√2, तो ये 2/√2 तो √2 ही होता है, और यही चीज यहाँ भी आ जाएगी. और अभी आपको मैंने ऐसे भी बता दिया कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उनके सम और उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है. इफ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड बी 2a cos 60, दैट इज 1/2, तो 1/2 के साथ इसको कैंसिल करके ये आ जाएगा a, और a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, देखो sin 60 है, a √3 होगा. अगर थीटा 1, ये जो शॉर्टकट्स हैं इनको यूज भी करना है वेक्टर्स में, लॉज ऑफ मोशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. अगर 180 एंगल है तो cos 90 0 होता है, ठीक है. और a माइनस बी जो होगा कितना होगा, 2a sin 90. ठीक है, मैं बताऊंगा कहाँ यूज होता है इस तरह के सिचुएशंस को, कहाँ हम यूज करेंगे. डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं आप. ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड निकाला है फॉर टू इक्वल वेक्टर्स. अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐसे डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं. इसमें अभी तक कोई डाउट है तो वो बता सकते हो. ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या याद रखोगे, अगर आपको ये एंगल वाला नहीं भी याद रहता है, ये वाला डिफरेंट एंगल्स के लिए, तो ये तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि अगर a और b का मैग्नीट्यूड बराबर है तो a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, a प्लस बी का होता है 2a cos थीटा बाई 2 और a माइनस बी का होता है 2a sin थीटा बाई 2. अब इसमें देखिए एक चीज, अगर अगर थीटा स्मॉल हो, if theta is small, if limit theta approaches to 0,
जिसका यही मतलब है कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, और सिंपली भी बोल सकते हैं थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हुई, बहुत कम हुई थीटा की वैल्यू, तो बेटा जो कॉस थीटा है वो 1 के बराबर होता है, और जो साइन थीटा है वो थीटा के बराबर होता है। तो इन दैट केस कॉस थीटा 1 है तो कॉस थीटा बाय 2 भी 1 ही होगा, साइन थीटा 1 है साइन थीटा बाय 2 भी थीटा बाय 2 के ही बराबर होगा। सो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा इस केस में, इफ थीटा इज, या डेल्टा थीटा लिखा होता है कभी, सो इट विल बी 2a ओनली। लेकिन a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, a थीटा। if theta is small we say theta by 2 is small, so sin theta by 2 is theta by 2, ठीक है, जो भी वैल्यू है वही। सो थीटा बाय 2 जब यहाँ लिखोगे 2a थीटा बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, a इंटू थीटा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही। ठीक है, दिस इज अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, वी कैन फाइंड आउट ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, रिजल्टेंट सेंटर में ही होगा, बट उनका मैग्नीट्यूड होगा कितना वो डिपेंड करता है कि उनके बीच में एंगल कितना है। इट विल बी 2a, a√3, a√2, a0। ठीक है, एडिशन में इधर से चलो और सब्ट्रैक्शन में ऐसे चलो। अगर देखिए डायरेक्शन की बात करते हैं हम, हमारे पास स्टैंडर्ड वेक्टर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, एक्स वाई और जेड के अलोंग स्पेसिफाइड है, ये चीज कंफर्म्ड है, इसको हम चेंज नहीं करते। अलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होगा उसे आई से, अलोंग वाई एक्सिस जे, अलोंग जेड एक्सिस जो यूनिट वेक्टर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर के। इसलिए कोई भी अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल रीजन होगा, तो किसी 3 डायमेंशनल रीजन में अगर कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, किसी वेक्टर ए को एक्सप्रेस करना है, तो वी राइट दिस ए वेक्टर इक्वल टू आई इंटू ए एक्स जे ए वाई प्लस के इंटू ए जेड। ठीक है, और ए का जो मैग्नीट्यूड होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर मिलेगा। ये याद रखना आपने कि ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर और वेक्टर की सेम डायरेक्शन होती है, जिस भी वेक्टर को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो सेम है। जैसे क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 2k एंड b vector equals to 6i minus j plus 3k, then find a vector which is parallel to a and whose magnitude is same as that of b। एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसकी डायरेक्शन ए की डायरेक्शन जैसी हो, पैरेलल मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर नहीं, मैग्नीट्यूड जो है वो बी के जैसा होगा, डायरेक्शन एक जैसी और मैग्नीट्यूड बी के जैसी। बेटा जब भी किसी वेक्टर को लिखना है, यूनिट वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। जब भी किसी वेक्टर को लिखना होता है तो कैसे लिखना है किसी भी वेक्टर को, देखो जैसे मैं अगर
ए कैप लिखता हूं, आई राइट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। अब हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड किसके जैसा हो, whose magnitude is same as that of b। मान लो हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो है c, तो उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए जैसा b का मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन होनी चाहिए a जैसी। पैरेलल टू a मींस इट्स डायरेक्शन शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a। तो a की डायरेक्शन मतलब a की डायरेक्शन कौन देगा, यूनिट वेक्टर ए। अब मैं यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकता मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए वेक्टर, नहीं लिख सकता क्योंकि उससे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, इसका भी तो मैग्नीट्यूड होगा। इसलिए मैं ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा जो सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। सो सी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड बी के जैसा है और डायरेक्शन ए के जैसी है, क्योंकि जो ए कैप लिखा है, ए कैप मीन्स ए यूनिट वेक्टर, तो ए यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, तो इट इज एक्चुअली बी इंटू 1। सो बी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, बी का मैग्नीट्यूड यहां से देख लीजिए बेटा, या इसको एक बार लिख लेते हैं, बी वेक्टर इंटू ए यूनिट वेक्टर होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सो आपका जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, देखो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 1 प्लस 9 इंटू व्हाट इज ए वेक्टर, ए वेक्टर इज 3i plus 4j plus 2k divided by magnitude of a, and magnitude of a कितना होगा 9 plus 16 plus 4। चेक कर लो इसको बेटा कहीं गड़बड़ नहीं हो जाएगी। सो दिस वुड बी इक्वल टू 46 स्क्वायर रूट ऑफ 46 डिवाइडेड बाय 29 इंटू 3i प्लस 4j प्लस 2k। ठीक है, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा जो b का मैग्नीट्यूड है, करके देख लो, ये √29 आएगा, ये √29 इधर कैंसिल हो जाएगा, √46 ही आएगा, b का मैग्नीट्यूड √46 ही है। ठीक है, और डायरेक्शन अगर हम देखेंगे, इसकी डायरेक्शन इस कांस्टेंट से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं ना तो डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं अगर ए वेक्टर और इसको किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्शन विल रिमेन सेम। ठीक है, तो ये 3i प्लस 4j प्लस 2k एक्चुअली ए वेक्टर है, तो जो ए की डायरेक्शन है वही इसकी भी डायरेक्शन होगी। तो जब भी आप किसी वेक्टर को एक्सप्रेस करोगे तो ये याद रखना कि एक तो उसका मैग्नीट्यूड है और दूसरा यूनिट वेक्टर भी एसोसिएटेड होता है उसके साथ। तो यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर्स में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन। वेक्टर रेजोल्यूशन अगर मैं 2 डायमेंशन में समझाऊं, पहले जस्ट रिवीजन है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, एक्स वाई, और इस एक्स वाई प्लेन में कोई एक वेक्टर है ए जो कि एक्स एक्सिस के साथ, उल्टा बना दिया मैंने, ये एक्स है और ये वाई है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इस ए वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, आई इंटू ए एक्स प्लस जे इंटू ए वाई। बेटा जो ए एक्स होगा दैट वुड बी ए कॉस थीटा, और ए वाई जो है दैट इज ए साइन थीटा। ठीक है, इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ए एक्स और ए वाई क्या है, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस है और एक अलोंग वाई एक्सिस है। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस मतलब ऐसे याद रखो, जहां थीटा बन रहा है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट है और उसके परपेंडिकुलर वाला जो होगा वो हमेशा साइन कंपोनेंट होगा।
ऐसे देखिए, मान लो ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ हमारे पास 3 वेक्टर है। एक वेक्टर ये है जो ओरिजिन से स्टार्ट होकर यहाँ तक है, और ये जो एंगल है ये है 37 डिग्री, और ये है ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर बी है, एंड दिस वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, दिस वेक्टर बी, लेंथ इसकी जो मर्जी है, हम बी वेक्टर लिखेंगे। दिस वेक्टर बी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद दिस नेगेटिव एक्स एक्सिस। और यहाँ एक तीसरा वेक्टर भी है, and this third vector is suppose here, let this vector is C। ये C वेक्टर है, और ये जो C वेक्टर है, ये C वेक्टर x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज से 30 डिग्री। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। तो बताओ इन तीनों वेक्टर्स का नेट इफेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा? ठीक है, आई हैव चोजन ए क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी नीट में आ चुका है एक बार इस तरह का। इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं हम, बट आई एम सेइंग कि व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल दीज थ्री। इन तीनों वेक्टर्स का जो भी रिजल्टेंट है, जिधर भी है, उसका एक्स कंपोनेंट क्या है? व्हाट, लाइक ए का एक्स कंपोनेंट, बी का एक्स कंपोनेंट, सी का एक्स कंपोनेंट, उनका रिजल्टेंट। ठीक है, फाइंड आउट। एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड सी। तो क्या करें बेटा, एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए पहले देखो ए एक्स किधर है और ए एक्स कितना है। ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 37, बी एक्स कितना होगा? माइनस बी कॉस 53। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि जो बी वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। सी का जो एक्स कंपोनेंट है वो किधर होगा? along positive x axis। I will write c cos 30, cos 37। तो फाइनली अगर आपको निकालना है जो भी रिजल्टेंट है उसका x कंपोनेंट निकालना है, ऐसे लिख देना a cos 37 माइनस b cos 53 प्लस c cos 30। cos 37 कितना हुआ? 3/5। याद है, भूल गए? cos 30 ऐसे याद रखो बेटा। देखो, व्हाट इज cos 30? cos 30 होता है √3/2, दैट इज 0.85। cos 45 कितना होता है? 1/√2। ये वैल्यूज तो याद है, दैट इज 0.7। तो cos की वैल्यू 30 से 45 आते हुए कम हो गई, तो 37 तो बीच में होगा कहीं। अगर आपको ट्राइंगल नहीं भी याद रहती, दिस विल बी लेस देन 0.85 and more than 0.7, so it will be equal to 4/5 cos 37 बेस, हाँ 4/5। तो इट इज इक्वल टू a इंटू 4/5 माइनस b इंटू cos 53 is 3/5 प्लस c इंटू 1/2।
तो यही आपका आंसर आ गया फाइनली। आप इसको आप जो भी ऑप्शंस होंगे उनके अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर सकते हो। 1/5 कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हो 4a - 3b + c/2। इसी में अगर आपको y कंपोनेंट पता करना होता तो a का y कंपोनेंट आ जाता a sin 37, b का आ जाता b sin 37 - c sin 30। अभी c का जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, 3 डायमेंशन में भी ऐसे ही है। 3 डायमेंशनली हम वेक्टर्स में डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं। कॉस ऑफ द एंगल, जैसे अगर कोई वेक्टर है जो किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में तीनों एक्सिस के साथ डिफरेंट एंगल्स बना रहा है। कोई ए वेक्टर है जो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ डिफरेंट एंगल्स बना रहा है। लेट अल्फा बीटा एंड गामा respectively with x axis, y axis and z axis respectively लिख दिया। देन इस अल्फा बीटा गामा को बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। दे आर कॉल्ड एज डायरेक्शन एंगल्स। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा को बोलते हैं डायरेक्शन साइंस। और ये फॉर्मूले दो याद रखें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज 2। ठीक है, दोबारा तो नहीं देखना, देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का है वैसे। बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ यूनिफॉर्म विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी when 1/4 of the circle is complete, and what is the change in the velocity of body when half of the circle is complete? बट आपको दो वेक्टर्स का डिफरेंस पता करना है जब उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें ए और बी के बीच में बात करें, द एंगल बिटवीन V1 एंड V2 इज 90 डिग्री। तो जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, उनका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू √2v, या लिखूंगा v√2। और उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जब उनके बीच में एंगल 180 हो, यहाँ एंगल 1, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री दिख रहा है। इन द सिमिलर वे अगर मैं यहाँ देखूं C पॉइंट पे, तो अब जो एंगल है बिटवीन V1 एंड V3 दैट इज दिस इज 180 डिग्री, सो दिस विल बी 2v। मान लो V1 V2 V3 ऐसे दिया है 100 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगा 100√2 किलोमीटर पर आवर, और ये आ जाएगा 200। तो चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग 1/4 सर्कल इज 100√2 and during half circle is 100 into 2, that is 200 kilometer per second।
फिर और देखते हैं इसमें, a vector A is turned through a small angle, say delta theta, then change in vector is वेक्टर्स में कितना चेंज हो जाएगा। लेट अस से कि अभी स्मॉल नहीं दिया, ये एक वेक्टर है ए, इस वेक्टर को टर्न किया थ्रू ए स्मॉल एंगल, थ्रू ए स्मॉल एंगल टर्न किया मतलब यहां से, चलो मैं अभी लार्ज एंगल ले लेता हूँ, ये जनरल बात करते हैं, एक वेक्टर ए था जिसे थीटा से हमने टर्न किया, ठीक है, सॉरी यहाँ पर है वेक्टर ए, तो बेटा वो यहाँ पर ए नहीं रहेगा, यहाँ बी रह जाएगा, तो यहाँ बी बन जाएगा, बिकॉज जब हम किसी वेक्टर को टर्न करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज होने से वेक्टर चेंज हो जाता है, ये एंगल थीटा है, तो चेंज इन वेक्टर ये होगा। अगर मैं इसको डेल्टा ए बोल लेता हूँ तो ये जो डेल्टा ए है दिस इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि सिंस वेक्टर सेम है तो ए और बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा। सो डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड मतलब बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड वुड बी इक्वल टू 2a साइन थीटा बाय 2, एंड क्वेश्चन में क्या दिया था, थीटा स्मॉल, थीटा स्मॉल, जैसे डेल्टा थीटा लिखा है तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा ए का जो मैग्नीट्यूड होगा that is equal to 2a into delta theta by 2, so that is equal to a delta theta। तो जब भी हम किसी वेक्टर को स्मॉल एंगल से चेंज करते हैं, टर्न करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चेंज विल बी इक्वल टू a into delta theta, ठीक है। वेक्टर रेजोल्यूशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर रेजोल्यूशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में दो तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है, मैं सिर्फ डेफिनेशंस लिखूंगा यहाँ। अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, दिस इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट, आल्सो कॉल्ड एज द स्केलर प्रोडक्ट। इन वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये ए वेक्टर है, जैसे मान लो ये बी वेक्टर है, ठीक है, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो हम क्या करते हैं, बी वेक्टर के टिप से कंपोनेंट फाइंड करेंगे बी का अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। बी का जो कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए होगा दैट विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो ये ए का मैग्नीट्यूड और बी कॉस थीटा है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसे इसे बोलते हैं बेटा बी कॉस थीटा को बोलते हैं, बी कॉस थीटा को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। और अगर ए कॉस थीटा बोलेंगे तो ए कॉस थीटा इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगर इसी से इसके टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ, तो बोलेंगे ये जो कंपोनेंट है दिस इज ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इनटू बी। इस पे बेस क्वेश्चन देखो क्या है, जब भी आपको ये जो कंपोनेंट है बी कॉस थीटा ये पैरेलल है, ध्यान से देखना, जो बी कॉस थीटा है वो ए वेक्टर के पैरेलल है, बी कॉस थीटा इज पैरेलल टू ए वेक्टर, और इसी बी का एक साइन कंपोनेंट भी तो होगा इधर, अगर ये कॉस कंपोनेंट हो तो साइन कंपोनेंट इधर होगा, तो जो बी साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के। बी कॉस थीटा जो है वो पैरेलल टू द वेक्टर है और बी साइन थीटा जो है वो
परपेंडिकुलर टू द वेक्टर होगा। जैसे अगर कोई वेक्टर दिया ऐसे है या क्वेश्चन ऐसे दिया है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ a इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस 2k वेक्टर, ये एक वेक्टर है a इन द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर विच इज इक्वल टू 3i प्लस 4j। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है आपका। क्या सोल्यूशन है इसका?